बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। पैथोफिजियोलॉजी के हमने जो 5 यूनिट्स है वो कंप्लीट कर लिए, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो हमारे पैथोफिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर जो कि चैप्टर 6 है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, उस पे है। स्टूडेंट्स, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में एक तो हाइपर सेंसिटिविटी है, एक HIV एड्स है और कुछ इम्यून सिस्टम की नॉर्मल फिजियोलॉजी से रिलेटेड कंसेप्ट्स है। तो ये आपने पढ़ने होंगे यूनिट 6 में। इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है यूनिट 6 को, जो कि कुछ 2 या 3 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगी। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो लेक्चर का वो है हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स है कि एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स विल एबल टू, इस लेक्चर के एंड के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि आप लोग हाइपर सेंसिटिविटी को डिफ़ाइन कर पाएंगे और हाइपर सेंसिटिविटी के जो 4 टाइप्स हैं उनके बारे में आप लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। टाइप 1 जो कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी से हम कहते हैं, या एनाफाइलेक्सिस भी कहते हैं, या एनाफ्लाइटिक रिएक्शन भी कहते हैं। टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी है। टाइप 3 इम्यून कम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी है और टाइप 4 डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी है। इन सबको आप डिटेल से पढ़ेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी स्टूडेंट्स, हाइपर सेंसिटिविटी जो लफ्ज़ है इसको देख के ही आप लोगों को ये अंदाज़ा हो जाता है कि हाइपर सेंसिटिविटी मीन्स के बहुत ज़्यादा हसास होना। स्टूडेंट्स, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली जो जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उन सब से हमारे बॉडी की डिफेंड करती है। वो इस तरह कोशिश करती है कि किसी ना किसी तरीके से जो फॉरेन पार्टिकल्स जो कि हमारे लिए हार्मफुल है उनकी जो हार्मनेस है उसको रिड्यूस किया जाए और उनको बॉडी से रिमूव किया जाए। कभी कभार इस तरह हो जाता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, या वो उसकी जो है एक सही तरीके से एक्टिवेशन नहीं होती, इनअप्रोप्रिएटली उसकी एक्टिवेशन होती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हाइपर सेंसिटिविटी है। मींस कि इम्यून सिस्टम जो है वो हाइपर एक्ट कर रहा है, ओवर रिएक्शन कर रहा है, हाइपर सेंसिटिव हो गया है। Hypersensitivity is excessive or inappropriate activation of the immune system. Hypersensitivity क्या है? या तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहा है इम्यून सिस्टम, या इनअप्रोप्रिएटली सही तरीके से, जिस तरीके से नॉर्मली होनी थी उस तरीके से अप्रोप्रिएटली जो है एक्टिव नहीं हो पा रहा। यानी इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अप्रोप्रिएट एक्टिव होने का मतलब ये है कि जो इन्फेक्शन है, जो कोई इन्फेक्शन हुई, कोई फॉरेन एजेंट आया तो इम्यून सिस्टम उसके लिए एक्टिव हुआ और उसको ख़त्म किया। ये एक अप्रोप्रिएट एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम है। अब इनअप्रोप्रिएट क्या है? इनअप्रोप्रिएट एक्टिवेशन ये है कि कोई छोटा सा एलर्जन आ जाता है तो उसके लिए भी इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ जो है एक्शन करता है, जिससे हमारे जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें प्रॉब्लम एराइज़ होती है। और बाज़ प्रॉब्लम्स तो हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से ऐसे भी होते हैं कि वो फेटल होते हैं। Hypersensitivity reaction or allergies are damaging reaction of the immune system to a specific substance. हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन या इन्हें हम एलर्जीज़ भी कह सकते हैं, ये डैमेजिंग रिएक्शन होते हैं। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो किसी भी स्पेसिफिक सब्सटेंस को देख के उसको महसूस करके उसके लिए जो डैमेजिंग रिएक्शन काज करते हैं उसको हम हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं। सिंपली ये कि कोई भी स्पेसिफिक जो है एक सब्सटेंस आ गया तो इम्यून सिस्टम अब क्या कर रहा है, उसके लिए उसको डैमेज करने के लिए रिएक्शन कर रहा है, या उसको डैमेज करने के लिए एक्टिव हो रहा है, तो इसको हम हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस या उसको एलर्जीज़ हम कहते हैं। The body normally secrete antibodies, cells produced by the bone marrow and other cells to fight against foreign substances. बॉडी जो है हमारे नॉर्मली क्या करता है, एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करता है, और बोन मेरो से जो है सेल्स प्रोड्यूस होते हैं
और सेल्स प्रोड्यूस होने के बाद ये जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनसे फिर क्या बनते हैं, उनसे फिर एंटीबॉडीज़ बनती है और फिर जाके वो जो फॉरेन सब्सटेंस होता है उसके खिलाफ काम करते हैं, उसको फाइट करते हैं। वंस ए फॉरेन सब्सटेंस इंटर द बॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ आर प्रोड्यूस टू न्यूट्रलाइज आर किल देम। जब कभी भी कोई फॉरेन सब्सटेंस बॉडी के अंदर इंटर हो जाता है तो उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनते हैं जो कि या तो उसके एक्शन को रिड्यूस करते हैं यानी न्यूट्रलाइज उसको करते हैं या उसको डायरेक्टली किल करते हैं। Although the immune system generally is protective, the same immunological mechanism that defend the host at time may result in severe damage to tissue and occasionally may cause death। जो इम्यून सिस्टम होता है वो तो जनरली इस तरह होता है कि प्रोटेक्टिव होता है, हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है, एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि ये जो सेम इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज़्म है जो कि हमारे बॉडी के डिफेंड करने के लिए होता है, वो कभी कभार इस तरह होता है कि हमारे अपने जो टिश्यूज़ होते हैं उनको सीवियर डैमेज उसकी वजह से हो जाती है। ओकेजनली मे काज डेथ, कभी ऐसा भी हो सकता है कि डेथ भी काज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। अब हाइपर सेंसिटिविटी की क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है और टाइप 4 है। स्टूडेंट्स ये एक टेबल है, ये इसमें जो फीचर्स है टाइप 1 के, टाइप 2 के, टाइप 3 के और टाइप 4 के दिए गए हैं। ये हम इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि पहले आप लोगों को टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 4 समझना ज़रूरी है। उसको समझने के बाद आप लोग इस टेबल को समझ पाएंगे। तो टाइप 1 एनाफाइलेक्सिस आर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो क्या है, इसको हम एनाफ्लाइटिक रिएक्शन भी कहते हैं, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं और टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी कहते हैं। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज़ आल्सो नोन एज इमीडिएट आर एनाफ्लाइटिक हाइपर सेंसिटिविटी। द रिएक्शन में इन्वॉल्व स्किन अर्टिकेरिया एंड एक्जिमा, आइज कंजंक्टिवाइटिस, नेजोफेरिंग्स, rhinorrhea, rhinitis, bronchopulmonary tissue asthma and gastrointestinal tract gastroenteritis। स्टूडेंट्स जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है इसको हम इमीडिएट या एनाफ्लाइटिक हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं, जब एनाफ्लाइटिक रिएक्शन होता है, ये जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है इसकी वजह से कौन कौन सी कंडीशन अराइज हो सकती है। अगर स्किन पे हो तो अर्टिकेरिया हो सकता है। अर्टिकेरिया क्या है स्टूडेंट्स, अर्टिकेरिया एक स्किन की एक कंडीशन होती है, इसको हम हाइव्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक लार्ज जो बम्ब्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और एक्चुअली उसमें कोई फ्लूइड फील नहीं होता लेकिन स्किन पे जो है वो लार्ज बम्ब्स निकल आते हैं। इसको अर्टिकेरिया को हम हाइव्स भी कहते हैं। और एक्जिमा भी एक स्किन की कंडीशन है जिसमें जो है ड्राई रफ स्किन होता है और ड्राई रफ स्किन के ऊपर पिंक प्लग्स बने हुए होते हैं स्किन पे और यहाँ पे टिनी ब्लिस्टर्स बने होते हैं, या तो हैंड्स पे बनते हैं या फेस पे बनते हैं जिनके अंदर फ्लूइड भी होता है। तो ये एक्जिमा और अर्टिकेरिया एक कंडीशन है। तो जब स्किन पे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 हो जाती है तो इसमें अर्टिकेरिया और एक्जिमा हो सकती है। अगर आइस में हो तो इसमें कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है। ये कंजंक्टिवाइटिस क्या है, जो स्क्लेरा है हमारे आइस की उसकी जो इन्फ्लेमेशन होती है इसको हम कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। नेजोफेरिंग्स, अगर नेजोफेरिंग्स एरिया पे टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए तो इसमें रेहिनोरिया होगा और रेहिनाइटिस होगी। रेहिनोरिया क्या है स्टूडेंट्स, रेहिनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें थिन या मोस्टली क्लियर जो है नेज़ल डिस्चार्ज होती है और रेहिनाइटिस जो है वो जो नेज़ल टिश्यूज़ होते हैं, जो नेज़ के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसके इन्फ्लेमेशन को हम रेहिनाइटिस कहते हैं और ऑफन इसके साथ रेहिनाइटिस के साथ रनी नोज होता है। तो जब नेज़ोफेरिंग्स एरिया पे हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 हो जाती है तो वहाँ पे रेहिनोरिया हो सकती है, रेहिनाइटिस हो सकती है। अगर ब्रोंकोपल्मोनरी टिश्यूज़ पे अगर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए तो इसमें आस्थमा हो सकती है जिसे हम एलर्जिक आस्थमा कहते हैं स्टूडेंट्स, एलर्जिक आस्थमा हम इसको कहते हैं। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। और कभी कभी इस तरह भी होता है कि जो जीआई ट्रैक है
गेस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक है वहाँ पे भी ये एनाफिलाइटिक टाइप 1 जो है वो हो जाती है, और जब हो जाती है तो वहाँ पे गेस्ट्रो इंटेराइटिस होता है। ये एक कॉमन कंडीशन होती है जिसमें डायरिया वोमिटिंग होती है, और बंदा जो है उसका जीआई सिस्टम जो है उसमें एबनॉर्मेलिटीज़, नोज़िया और वोमिटिंग और डायरिया, जितने भी जीआई रिलेटेड एबनॉर्मेलिटीज़ है ये अराइज होते हैं। द रिएक्शन में काज ए रेंज ऑफ सिम्टम फ्रॉम माइनर इनकन्वीनियंस टू डेथ। ये जो रिएक्शन है टाइप 1 रिएक्शन है, इसकी ये रेंज करती है कि ये मामूली से मामूली सिम्टम भी काज कर सकती है, माइनर जो कि इनकन्वीनियंस का मतलब ये है कि वो जो है उससे तकलीफ़ जो है वो ना हो, इतने छोटे छोटे भी ये जो है माइनर तकलीफ़ देने वाली भी कोई सिम्टम काज कर सकती है, लेकिन इसके साथ साथ डेथ भी काज कर सकती है। यानी बड़ी से बड़ी सिम्टम भी काज कर सकती है और छोटी से छोटी सिम्टम भी काज कर सकती है। The reaction usually take 15 to 30 minutes from the time of exposure to the antigen, although sometime it may have a delayed onset 10 to 12 हावर्स। इसकी जो टाइम है स्टूडेंट्स ये आपने याद करनी है एमसीक्यूज़ के लिए कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो कितना टाइम लेता है। जब इसकी एंटीजन के साथ एक्सपोजर हो जाती है तो 15 टू 30 मिनट, विद इन 15 टू 30 मिनट रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभार इस तरह भी होता है कि ये थोड़ा डिलेड ऑनसेट भी इसकी होती है, जैसा कि 10 टू 12 आवर्स भी कभी लेती है। लेकिन मेनली अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज़ में कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो कितना टाइम लेता है, तो वो 15 टू 30 मिनट टाइम लेता है कि 15 टू 30 मिनट में रिएक्शंस जो है वो उसके सिम्टम्स शो होने लग जाते हैं। Immediate hypersensitivity reaction involve the release of pharmacologically active substance or mediators from mast cell or basophil, a mechanism which is triggered by antigen reacting with preformed cell-bound IgE molecules। स्टूडेंट्स क्या होता है जब भी कोई भी कंडीशन आ जाती है जिसमें फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है, तो वो फॉरेन सब्सटेंस आके सेल के साथ बाइंड कर लेता है। जब सेल के साथ बाइंड होता है तो वहाँ पे क्योंकि ये जो है आईजी एंटीबॉडी का यहाँ पे ज़िक्र है, तो आप लोगों को बताती चलूँ कि आईजीई एंटीबॉडी जो है ये जितने भी एलर्जिक कंडीशंस होते हैं उनमें आईजीई एंटीबॉडी इन्वॉल्व होता है। तो कोई एलर्जन आ गया और वो आके उस सेल के साथ बाइंड हो गया तो वहाँ पे आईजीई मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके साथ बांड बन जाती है। जब उनके साथ बांड बन जाती है तो इनसाइड द सेल्स जो बेजोफिल्स होते हैं, इनसाइड द बेजोफिल्स और इनसाइड द मास्ट सेल्स, वहाँ से मीडिएटर्स जो है वो रिलीज़ होते हैं। मास्ट सेल और बेजोफिल्स के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो रिलीज़ कर देते हैं, यानी उन ग्रेन्यूल्स के थ्रू जो मीडिएटर्स होते हैं जिन्हें हम फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, जिनकी वजह से रिएक्शन होती है, वो मीडिएटर्स वो स्टार्ट करने वाली चीज़ें जो है वो रिलीज़ हो जाती है। देखिए इसमें लिखा है कि इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है उसमें फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं जिन्हें हम मीडिएटर कहते हैं। इन्हें फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इनकी वजह से जो रिएक्शन है वो एराइज होती है, जो कंडीशन होती है वो कंडीशन इनकी वजह से होती है। जब ये मीडिएटर्स आ जाते हैं तब यहाँ पे बॉडी में जो रिएक्शंस है वो शो होने लगते हैं। तो ये मीडिएटर्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं? जो मास्ट सेल है और बेजोफिल्स है उनसे रिलीज़ होते हैं। और ये कब रिलीज़ होते हैं? ये एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसमें एंटीजन जो है वो आके सेल के जो आईजी मॉलिक्यूल्स है, आईजी एंटीबॉडीज़ है, उनको ट्रिगर करती है। एंटीजन आके उनको ट्रिगर करती है तो उनके थ्रू मास्ट सेल और बेजोफिल से मीडिएटर रिलीज़ होते हैं। और जब मीडिएटर रिलीज़ होते हैं तो उनकी रिलीज़ की वजह से ये जो रिएक्शंस होते हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं। अब मीडिएटर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन हिस्टामीन है। इट काज स्मूथ मसल कंट्रक्शन एट इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी।
स्टूडेंट्स जो हिस्टामीन है, हिस्टामीन क्या करता है, ये स्मूथ मसल की कंट्रक्शन करता है जब भी हिस्टामीन रिलीज़ होती है। हिस्टामीन है क्या, एक मीडिएटर है, एक मीडिएटर है। अब ये जब भी ये रिलीज़ होती है तो ये स्मूथ मसल की कंट्रक्शन करती है और कैपिलरीज़ के जो परमेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज़ करती है, उसको इन्हेंस करती है। इसके साथ साथ ये वेज़ोडाइलेशन भी करती है, ब्रोंकोस्पाज़म करती है और जो स्टमक की एसिड सिक्रीशन है उसको भी इंक्रीज़ करती है, नोज़ के सिक्रीशंस को इंक्रीज़ करती है, लैक्रिमल ग्लैंड के जो सिक्रीशंस है यानी टीयर्स उनको भी इंक्रीज़ करती है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है हिस्टामीन की वजह से इंक्रीज़ हो जाते हैं। स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस SRSA, ये हम कहते हैं कि ये स्लो एक्टिंग सब्सटेंसेस है एनाफाइलेक्सिस के। जो एनाफाइलाइटिक रिएक्शन होती है इसमें ये स्लोली जो है ये भी रिलीज़ हो जाते हैं, लेकिन इनकी रिलीज़ स्लो है, आराम आराम से ये रिलीज़ होते हैं। कंट्रैक्ट स्मूथ मसल एंड इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी इन ए मोर प्रोलॉन्ग्ड मैनर, ये क्या करते हैं, ये भी स्मूथ मसल की कंट्रक्शन करते हैं और इसके साथ साथ कैपिलरी की परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन प्रोलॉन्ग मैनर के लिए, आराम आराम से करते हैं, लंबे मुद्दत के लिए करते हैं। Bradykinin, it causes smooth muscle contraction in a slow prolonged manner, increase vascular permeability and increase mucus secretion by mucus gland. Bradykinin क्या करता है, ये भी स्मूथ मसल की कंट्रक्शन करती है लेकिन स्लोली करती है और प्रोलॉन्ग मैनर के लिए, लंबे मुद्दत के लिए, और ये भी वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करती है। इसके साथ साथ जो म्यूकस ग्लैंड्स है उनसे म्यूकस की सिक्रीशन को भी इंक्रीज़ करती है। एज़ाइनोफिल्स कीमोटैक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफाइलेक्सिस ECFA, ये एज़ाइनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर ऑफ एनाफाइलेक्सिस, इट अट्रैक्ट एज़ाइनोफिल टू एरियाज ऑफ एलर्जिक इन्फ्लेमेशन। ये स्टूडेंट्स कीमोटैक्टिक फैक्टर्स वो फैक्टर होते हैं जो कीमोटैक्सिस के जितने भी फैक्टर होते हैं इनको हम कीमोटैक्टिक फैक्टर कहते हैं। ये जब भी किसी एरिया पे इंजरी वगैरह हो जाती है तो ये रिलीज़ होते हैं और ये जितने भी जो चीज़ें हैं, जो सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स है, ये मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स है, बेसोफिल्स है, ये सारे उस इंजरी के एरिया को चले जाते हैं। तो ये जिस मैकेनिज़्म के थ्रू जाते हैं, इस मैकेनिज़्म को हम कीमोटैक्सिस कहते हैं और इनको हम कीमोटैक्टिक फैक्टर कहते हैं। अब एज़ाइनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर जो है एनाफाइलेक्सिस की, इनका काम ये होता है कि ये एज़ाइनोफिल को अट्रैक्ट करते हैं। जिस जगह पे एलर्जिक इन्फ्लेमेशन हो रही होती है वहाँ पे एज़ाइनोफिल्स को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमें पता है कि एज़ाइनोफिल्स जो है वो ऐसी ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स की ऐसी टाइप है जो कि एलर्जिक कंडीशन में उनकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये किस वजह से होती है, क्योंकि ये जो कीमोटैक्टिक फैक्टर है इनको अट्रैक्ट करके एलर्जिक इन्फ्लेमेशन के एरिया पे ले जाते हैं, वहाँ पे इनको एकमुलेट करते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर PAF जिसे हम कहते हैं, इट काजेस प्लेटलेट एग्रीगेशन and release of vasoactive amines leading to increased vascular permeability, smooth muscle contraction and bronchoconstriction। ये जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स थे स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, प्लेटलेट को एग्रीगेट करते हैं, साथ में वेजो एक्टिव एमाइंस सिक्रेट करते हैं। अब ये वेजो एक्टिव एमाइंस क्या होती है, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें एमाइनो ग्रुप शामिल होती है, जैसा कि हिस्टामीन है, सेरोटोनिन है, टायरेमीन है, कैडावेरिन है, ट्राइप्टामिन है, ये जितने भी है स्टूडेंट्स जिनमें एमाइनो ग्रुप शामिल होता है और इनका काम ये होता है कि ये ब्लड वेजल्स पे एक्ट करके ब्लड वेजल की परमेबिलिटी में चेंजेस लाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं और स्मूथ मसल की कंट्रक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन भी काज करते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आर प्रोडक्ट ऑफ साइक्लोऑक्सीजिनेज मेटाबॉलिज्म ऑफ एराकिडोनिक एसिड। ये स्टूडेंट्स इसका मैकेनिज़्म मैंने पिछले भी किसी जो AHN हम पढ़ रहे थे वहाँ पे भी एक वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को समझाई थी कि सबसे पहले ये एराकिडोनिक एसिड होता है। अब एराकिडोनिक एसिड जो है वो एक पाथवे से गुजरती है, साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे जिसे हम कहते हैं। इससे जब गुजरती है ये साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम COX-1 COX-2 इस पर जब एक्ट करती है
है तो फिर इससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। जब भी साइक्लोऑक्सीजिनेज जो एंजाइम्स है वो आर्किडोनिक एसिड पे एक्ट करते हैं तो इसके रिजल्ट में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1, PGE1 एंड PGE2 आर पोटेंट स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोडाइलेटर। इनका क्या फंक्शन होता है? PGE1 और PGE2 जो है दोनों ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रोंकोडाइलेटर्स है और वेजोडाइलेटर्स है, और PGI2 जो है उसे हम पोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं। ये प्लेटलेट को सेपरेट करता है, उसको डिसएग्रीगेट करता है। अब स्टूडेंट्स ये जितने भी हमारे साथ जो मीडिएटर्स है ये जब रिलीज़ होते हैं, इनका ओवरऑल जो रिज़ल्ट है वो ये होता है कि इनकी वजह से एनाफाइलेटिक रिएक्शन जो है, जिसे हम इमीडिएट रिएक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाती है। और इनमें हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे बातें हैं कि जब वो ज़्यादा होती है तो वो बंदे के लिए फेटल, उसके लिए ख़तरनाक होती है। जिस तरीके से यहाँ पे हमने ब्रोंको कंस्ट्रक्शन का पढ़ा, वस्कुलर परमिबिलिटी सबकी वजह से सब जो है जितने भी मीडिएटर्स है वस्कुलर परमिबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। जब वस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो वहाँ पे फिर ये अर्टिकेरिया, ये बम्प्स निकलना, ये ब्लीडिंग होना वगैरह, ये सारी कंडीशंस हो जाती है जिनकी वजह से कभी कभार लाइफ जो है लाइफ थ्रेटनिंग लाइफ को थ्रीट करने वाले कंडीशंस जो है वो एराइज होते हैं, और कभी कभी इनकी वजह से डेथ भी काज होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप लोगों को दिखाया गया है। डायग्राम के थ्रू आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के ये एलर्जन जो है वो एलर्जन आ जाता है। जब एलर्जन आके यहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ है ये IgE एंटीबॉडीज़ है, क्योंकि एलर्जिक कंडीशन है। जहाँ पे भी एलर्जिक कंडीशन होती है वहाँ पे IgE एंटीबॉडीज़ जो है वो मौजूद होते हैं। ये आपने नहीं भूलना है स्टूडेंट्स। ये MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है कि जहाँ पे एलर्जिक कंडीशन होती है वहाँ पे कौन सी एंटीबॉडी होती है? वहाँ पे IgE एंटीबॉडी होती है। IgE का मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। ये जो है एक एप्सिलॉन है। ये हमारे साथ एंटीबॉडीज स्टूडेंट्स अगर आपको याद है तो IgM है, IgA है, IgG है। ये जितने भी एंटीबॉडीज़ है ये इसमें से एक IgE है जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन कहते हैं। तो ये जितने भी एलर्जिक कंडीशन होते हैं वहाँ पे मौजूद होता है। अब एलर्जन आ गया, एंटीबॉडी के साथ बाइंडिंग इनकी हो गई। जब बाइंडिंग हो जाती है तो सेल के अंदर ये मैसेज चली जाती है। यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल एक मास्ट सेल है, तो मास्ट सेल को पता चल गया कि यहाँ पे जो है एलर्जन बाहर आ गया है, तो इसके अंदर मास्ट सेल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स है वो मास्ट सेल रिलीज़ करती है। जब ये ग्रेन्यूल रिलीज़ होते हैं तो इनसे हिस्टामीन, ल्यूकोट्रीन, ब्रेडिकाइनिन वगैरह वगैरह ये जितने भी मीडिएटर्स है ये रिलीज़ होते हैं, और इसके एंड में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है वो हो जाती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो एनाफाइलेटिक रिएक्शन है जिसे हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं, तो इसके 2 टाइप्स है। एक को हम लोकल एनाफाइलेटिक रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को हम सिस्टमिक एनाफाइलेटिक रिएक्शन कहते हैं। जो लोकल एनाफाइलेटिक रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स, ये फॉर एग्जांपल अगर स्किन पे हो तो हमने कहा कि टिकेरिया होता है या एक्जिमा होता है। अगर लंग्स पे एलर्जन की वजह से लंग्स पे अगर रिएक्शन आई है तो उसकी वजह से एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, क्योंकि ब्रोंकियल स्मूथ मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ब्रोंकियल स्मूथ मसल कंट्रैक्ट होते हैं तो इसकी वजह से एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन काज होता है। लेकिन एक सिस्टमिक होती है। सिस्टमिक्स मींस कि वो अक्सर जो जब एलर्जन जो है वो इंजेक्ट होते हैं ना, जब इंजेक्ट होते हैं यानी कोई विनोमस एनिमल जो है वो आके उसने बाइट कर लिया और उसकी जो पॉइज़न है वो पूरे जिस्म में चली गई, या फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन इंजेक्शन लगाते हैं। पेंसिलिन इंजेक्शन जब लगाते हैं तो इसकी वजह से वस्कुलर परमिबिलिटी इसकी वजह से वेजोडाइलेशन ये काज होती है। जिन लोगों को जो लोग सेंसिटिव होते हैं, ये हर किसी में नहीं होती, जो लोग सेंसिटिव होते हैं उनमें इस तरह होता है। और फिर ये वस्कुलर परमिबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो ये सर्कुलेटरी शॉक इसकी वजह से हो जाता है, और बंदा जो है वो कुछ ही मुद्दत में कुछ
कुछ ही टाइम में, यानी 1 घंटा या घंटे से भी कम, 30 मिनट 40 मिनट में बंदे की जान जो है वो चली जाती है। इसलिए जब भी ये पेनिसिलिन्स या सेफलोस्पोरिन्स ये जो ड्रग्स एडमिनिस्टर करते हैं तो उस टाइम पहले टेस्ट डोज दिया जाता है। जब टेस्ट डोज दिया जाता है और उसके थ्रू देख लेते हैं कि ये बंदा जो है ये सेंसिटिव तो नहीं है इस ड्रग के आगे। जब वो सेंसिटिव नहीं होता तो फिर उसको वो ड्रग लगाते हैं। तो इसके पीछे यही एक रेशनल होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक काफ़ी है, आप लोग यहाँ तक पढ़ ले। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल ले। मैं इसका जो नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है हाइपर सेंसिटिविटी के 3 टाइप्स है, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो है पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।